उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े थे। उसके बाद हमने बाउंड्री क्या होता है वो पढ़ा था। बाउंड्री के क्लासिफिकेशन भी किए थे, रियल, इमेजिनरी, एडियाबैटिक और नॉन-डायबैटिक। उसके बाद हमने प्रोसेस देखे थे, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, साइक्लिक वाला, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज देखे थे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट हमने फंक्शन देखे थे, स्टेट फंक्शन एंड पार्ट फंक्शन, ठीक है। कौन सा स्टेट फंक्शन रहेगा, कौन सा पार्ट फंक्शन रहेगा। उसके बाद इंटरनल एनर्जी, जिसको हमने कैपिटल क्यू से शो किया था, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड किया था। आफ्टर दैट ट्रांसफर ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ वर्क। जब वर्क की बात आएगी तो वर्क के दो फॉर्मूले डिराइव किए थे, फर्स्ट वाज रिवर्सिबल, सेकंड वाज इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है वो भी बताया था, कौन सा स्टेप बाय स्टेप होता है, कौन सा वन स्टेप में होता है वो भी बताया था, ठीक है। इसके बाद लॉज पढ़े थे, जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का इक्वेशन था डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। उसके हिसाब से न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। उसमें ध्यान क्या रखना है, हीट एब्सॉर्ब किया है कि हीट रिलीज किया है, वर्क डन बाय द सिस्टम है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एंथैल्पी डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी इनटू डेल्टा वी। दूसरा फॉर्मूला डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये देखा था अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था कब दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, कब दोनों का वैल्यू डिफरेंट रहेगा। उसके बाद हीट कैपेसिटी दैट इज सी, हीट कैपेसिटी में देखा था सीपी, सीवी, सीएम एंड सीएम, और इनके फॉर्मूलेज भी देखे थे, उनके हिसाब से न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए थे, सही है। तो इतने टॉपिक हमारे हो गए हैं, ठीक है। बेसिकली ये चैप्टर 3 पार्ट में पढ़ाता हूँ मैं, उनमें से फर्स्ट जो पार्ट होता है वो यहाँ तक, और इसके रिलेटेड मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स हमने खत्म कर दिए हैं। दूसरा वाला जो पार्ट आता है वो एंथैल्पी के बारे में आता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या तो एनर्जी ऑफ रिएक्शन। और तीसरा जो पार्ट रहेगा वो एंट्रोपी या उसके आगे वाला रहेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट फेज में इतना होना चाहिए। कहाँ से शुरू किया था, थर्मोडायनामिक्स से, और खत्म किया था हीट कैपेसिटी। इन हीट कैपेसिटी हमने रिलेशन देखा था, सीवी सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, वेयर आर इज अ गैस कांस्टेंट, सही है। तो मेरे हिसाब से इतना पढ़ा के हो गया, 3 पार्ट में से 1 पार्ट कंप्लीट हो गया, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल, ठीक है। अब कॉपी क्लोज कर दो। अब यहाँ पे हमको जो टॉपिक देखना है वो देखना है एंथैल्पी। अब आप बोलोगे सर एंथैल्पी तो हमने पहले ही पढ़ा था, कहाँ पे, डेल्टा एच में, ठीक है। और एंथैल्पी का मतलब क्या होता, फॉर्मूला देखा था डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस टी इंटू डेल्टा टी, सही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको यहाँ पे देखना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या देखना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब ये जो कुछ हमने पढ़ा था ये हमको केमिस्ट्री में यूज कैसे होता है वो देखना है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग शो करते हैं डेल्टा एच से। इसे शो करेंगे डेल्टा एच। अब इस डेल्टा एच के सिंबल को दो अलग अलग तरीके से शो करते हैं। पहला, कहीं पे लिखा जाता है डेल्टा एच आर, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। क्या बोला मैंने, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। सेकंड कंडीशन लिखते हैं डेल्टा एच आर, इसका मतलब भी होता है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। दोनों का मतलब सेम है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। किसी किसी बुक में लिखा जाता है आर एच के राइट साइड में, किसी बुक में लिखा जाता है आर एच के लेफ्ट साइड में, तो दोनों का मतलब सेम रहेगा। क्या होगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में यूज करते हैं तो ये होता है डेल्टा एच आर नॉट, ये तो डिग्री। तो ये नॉर्मल कंडीशन में, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो प्रेशर रहेगा वो 1 bar में रहेगा। ये डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। इफ हम यही कंडीशन यूज स्टैंडर्ड में यूज करते हैं तो डेल्टा आर एच डिग्री। कभी आप ये भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो, दोनों के दोनों सही है, मतलब रिप्रेजेंटेशन सही है।
अब बात कर रहे हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसकी बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का सिंबल जो रहेगा वो रहेगा डेल्टा एच। ठीक है, अब डेल्टा एच है मतलब चेंज होना चाहिए, और जब चेंज इन एंथैल्पी निकालेंगे किसके लिए? रिएक्शन के लिए। जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन दो लोग, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। सही है, तो हम रिएक्टेंट से कहां पे जा रहे हैं? तो जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका एंथैल्पी चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर। तो जब रिएक्टेंट को हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के टाइम पे इन दोनों के एंथैल्पी में जो चेंज हुआ, देखो ये केमिकल रिएक्शन है, व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, और इस टाइम पे यहाँ पे जो चेंज होता है उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन होने के टाइम पे आर का एक डेफिनेट एंथैल्पी था। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, आप एंथैल्पी को एनर्जी कंसीडर कर सकते हो। तो बाकी चैप्टर में एनर्जी बोलते हैं, इस चैप्टर में एंथैल्पी बोलते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको बोलेंगे इन दोनों के बीच में जो चेंज होगा, आइदर इनका एनर्जी बढ़ सकता है, आइदर इनका एनर्जी कम हो सकता है, या तो इनका एनर्जी इक्वल भी हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी है। तो जब किसी रिएक्शन को पूरा करते हैं तो रिएक्शन को पूरा करने के टाइम पे जब रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे जो एंथैल्पी का चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सही है, तो इस पूरे रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो रहेगा ये रहेगा डेल्टा एच आर। कितना रहेगा? डेल्टा एच आर। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो डेल्टा एच आर है वो है प्लस 3x जूल। कितना है? 3x। तो एक वैल्यू लिया हमने, इतना उसका एंथैल्पी चेंज है। ठीक है, ओके। अब इस रिएक्टेंट का जो एंथैल्पी रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सही है, इसको बोलेंगे हम लोग एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब मुझे चेंज इन एंथैल्पी निकालना है तो क्या करूंगा मैं? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सही है, लेकिन यहाँ पे मुझे जो एंथैल्पी चेंज निकालना है ये पूरे रिएक्शन के लिए निकालना है, और इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा R। समझ में आ रहा है? तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला रहेगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सही है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसको मैं लिख सकता हूँ एंथैल्पी फाइनल माइनस एंथैल्पी इनिशियल, मतलब पहले उसका कितना एंथैल्पी था और अभी उसका एंथैल्पी कितना रहेगा। ओके है? केस 1, इफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इट मींस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी 0। एंथैल्पी चेंज 0 हो जाएगा ना, मतलब जब वो घर से निकला उसका एंथैल्पी, वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद का उसका एंथैल्पी, दोनों एंथैल्पी सेम है। इसका मतलब ना ही अमाउंट ऑफ मतलब एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, ना ही एनर्जी को रिलीज किया, और इसीलिए इसका एंथैल्पी चेंज जो रहेगा वो कितना रहेगा? 0। केस 2 लेते हैं, इफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या होगा? इनिशियल में उसका एंथैल्पी कम था, फाइनली उसका एंथैल्पी मतलब उसने एंथैल्पी को एब्सॉर्ब किया कि इमिट किया, और जब ये एब्सॉर्ब करेगा तो डेल्टा एच आर जो रहेगा वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सही है। तीसरी कंडीशन क्या बनती है? इफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे डेल्टा एच आर जो रहेगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव। सही है। तो इफ कभी ऐसा होता है कि किसी रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो डेल्टा एच आर विल बी, तो ऐसे रिएक्शन को मतलब इन्होंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के टाइम पे एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, इमिट किया, और जो एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं उस रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट मतलब इसका एंथैल्पी ज्यादा था, लेकिन जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो उसका एंथैल्पी कम हुआ,
इसका मतलब उसने एंथैल्पी एनर्जी को रिलीज किया, और जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम बोलते हैं ना कि कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है या कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वो इस बेसिस पे कहते हैं कि उन दोनों का रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना है, तो रिएक्टेंट का एनर्जी कितना था और प्रोडक्ट का एनर्जी कितना है। इफ एनर्जी बढ़ता है तो एनर्जी एब्सॉर्ब किया, एनर्जी एब्सॉर्ब किया तो एंडोथर्मिक, एनर्जी इमिट किया तो एक्सोथर्मिक। समझा नहीं समझा? अब मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एंथैल्पी मतलब एनर्जी लिखा है, तो लोअर साइड से अपर साइड में जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होगा। तो मैं लिख देता हूँ हियर एनर्जी इज मिनिमम एंड हियर एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है, इधर रखता हूं मैं रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का मतलब रिएक्शन का टाइम बढ़ते जाएगा तो रिएक्टर किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लिया कि पहले रिएक्टेंट का एनर्जी इतना था और फिर प्रोडक्ट का एनर्जी इतना हो गया, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। कहां से कहां तक जा रहे हैं? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। अब मान लिया कि रिएक्टेंट का एनर्जी था 40 जूल, कितना था 40, और यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी जो रहेगा ये 90 जूल है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब जब रिएक्टेंट को हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया तो क्या होगा, उसने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया होगा। तो इस कंडीशन में देखेंगे तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में से ज्यादा कौन है? प्रोडक्ट ज्यादा है। क्या ज्यादा है? प्रोडक्ट ज्यादा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? एंडोथर्मिक। तो ये वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए वैलिड है? एंडोथर्मिक के लिए। ठीक है, अब दूसरा रिएक्शन हम कहते हैं, यहाँ पे रिएक्शन टाइम है और यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट था और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है। सही है। अब मान लेते हैं कि रिएक्टेंट का एनर्जी जो है वो है 50 जूल और प्रोडक्ट का एनर्जी मानते हैं 20 जूल। तो क्या होगा, इसमें होना चाहिए एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया तो उसने एनर्जी को रिलीज किया, और जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो इस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक। समझा नहीं समझा? तीसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। एक हमारे पास रिएक्शन है, यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे रिएक्शन टाइम है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी है और यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो जितना एनर्जी रिएक्टेंट का था उतना ही एनर्जी प्रोडक्ट का है। तो आई कैन राइट हियर दैट इज HP इज इक्वल्स टू HR। तो इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक भी नहीं बोलेंगे, इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं किया, ना ही हीट को एब्सॉर्ब किया, ना ही हीट को रिलीज किया। समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन को तीन तरीके से लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ डेल्टा H। और यहाँ पे हमको यही देखना है कि इस डेल्टा H वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे। समझा? सर इसमें सर एडियाबैटिक नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हीट को एक्सचेंज मतलब यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, बोल सकते हैं। मतलब ये किसी प्रकार का कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है, एडियाबैटिक ओनली हीट के रिगार्डिंग है, ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा वो बाद में हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एडियाबैटिक कंसर्न ओनली हीट। ठीक है, तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहले इतना देख लो, कुछ नहीं समझाए तो पूछो। देखने के लिए बोला है, लिखने के लिए नहीं। रिपीट अगेन सर। जब कोई भी रिएक्शन होता है वो स्टेबल होने के लिए एनर्जी को कॉम्बिनेशन लूज ही करता है, तो सर नेसेसरी नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए।
ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी। दूसरे और भी फैक्टर्स है जिससे पता लगा सकते हैं कि वो रिएक्शन स्टेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कुछ रिएक्शंस में हीट एब्सॉर्ब होता है, कुछ रिएक्शन में हीट को रिलीज होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम लोग जब देखेंगे थर्ड पार्ट में जो बोला था ना एंट्रोपी वाला, वो उसमें आ जाएगा। इसमें हमको यही देखना है सेकंड पार्ट में कि डेल्टा एच कैलकुलेट कैसे करते हैं, और फिर पता लगाएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कैसे पता चलेगा, वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन ही पढ़ने हैं। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन का पॉसिबिलिटी कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम एक ही फैक्टर का झंडा लेके नहीं भाग सकते कि हमेशा इसके हिसाब से ही होगा, तो दूसरे फैक्टर्स भी हमको देखने होंगे। राइट डाउन। एक बार लास्ट टाइम में बोला था जिस दिन से हम पढ़ते हैं उसकी डेट टॉप में लिखती है, डेट टॉप में लिखती है। तारीख आपको पता होनी चाहिए, उसको पूछने की जरूरत नहीं है।
कीजिए, कॉपी टेक्निक दोनों क्लोज। तो हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू एंथैल्पी फाइनल माइनस एंथैल्पी इनिशियल। इफ हम रिएक्शन के हिसाब से लिखते हैं R इज कन्वर्टेड इनटू P, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सही है। अब इसकी वैल्यू कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है, पहले वो देखते हैं। If I am writing here a reaction A is converted into B, so 1 mole of A is converted into 1 mole of B. For this reaction, if value of delta HR is X, unit is joule. So value for enthalpy change is X. मतलब जब A B में कन्वर्ट हुआ तो इन दोनों के बीच में जो एंथैल्पी का चेंज था वो कितना था? X। अब x के सामने साइन नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक तो नहीं, मतलब यहाँ पे साइन जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और इफ साइन पॉजिटिव रहेगा तो इस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम एंडो और एक्सो को देखेंगे कैसे? जिस रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब हो रहा है वो एंडो, और जिसमें रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ A प्लस बी, या तो A इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू B विथ X जूल एनर्जी। देखो मतलब क्या होता है, जो हम लेफ्ट साइड में रखते हैं उनको मिलाते हैं, और जो राइट साइड में होता है वो हमको मिलता है। तो ये हमारा इनटेक होता है, ये हमारा आउटपुट होता है। तो जब A का रिएक्शन किया तो साथ में हमको क्या मिला? B मिला। B के साथ में क्या मिला? X जूल एनर्जी मिला। कितना मिला? X जूल। इसका मतलब A जब B में कन्वर्ट हुआ तो A B में कन्वर्ट होने के बाद उसने X जूल एनर्जी आपको दिया। इसका मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी का एब्सॉर्प्शन हुआ या इमिशन हुआ? तो A जब B में कन्वर्ट हुआ तो कन्वर्ट होने के टाइम पे उसने आपको क्या किया? X जूल एनर्जी को दिया। मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी का इमिशन हुआ है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। दूसरा, A इज कन्वर्टेड इनटू B विद एलिमिनेशन ऑफ Y जूल ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है? एरो के ऊपर माइनस लिखा है, एरो के ऊपर माइनस लिखा है, इसका मतलब उसने हीट को रिलीज किया। देखो आप यहाँ से यहाँ पे गए, जाने के टाइम पे आपके 5 रुपए कम हो गए, मतलब आपके पैसे बढ़े या कम हो गए? तो साइन क्या लिखा हुआ है? माइनस। इसका मतलब वो कम हो गए। तो A जब B में कन्वर्ट हुआ तब उसका एनर्जी कम हुआ, कितने से? माइनस Y से। इसका मतलब इस एनर्जी में A जब B में कन्वर्ट हुआ तो A का एनर्जी B में जाने के बाद कम हुआ। तो इन दोनों में से किसका एनर्जी ज्यादा है और किसका एनर्जी कम है? तो A से B में गए तो उसका एनर्जी कम हुआ, उसका एनर्जी कम हुआ, मतलब इस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। नेक्स्ट तरीका, A प्लस X जूल कन्वर्टेड इनटू B। मतलब A को B में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करना होगा? X जूल एनर्जी को एब्सॉर्ब करना होगा, और जब तक ये X जूल एनर्जी A एब्सॉर्ब नहीं करेगा तब तक वो क्या नहीं बनेगा? तो इन दोनों का एनर्जी फाइंड करते हैं, तो किसका एनर्जी ज्यादा होना चाहिए? A का एनर्जी ज्यादा हो या B का? ये आप हो, ये आप घर में हो, आपको स्कूल जाना है। मान लिया कि जब तक 5 रुपये वाला चॉकलेट नहीं मिलेगा तो स्कूल नहीं जाएंगे, तो आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे दे दिए, 5 रुपये बाद में खा लेना। तो जितना अमाउंट पहले आपके पास था उसमें 5 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, तो फाइनल अमाउंट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। मतलब आपके पास का अमाउंट बढ़ा या कम हुआ? चॉकलेट का एग्जांपल दिया तो जल्दी समझ में आ गया और आवाज भी बढ़ गया। इसका मतलब आपके पास का एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी बढ़ा मतलब इस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक। सही है।
अब आप घर से निकल रहे थे, आपके पास डेफिनेट अमाउंट पैसा था, रुपीस थे, उनमें से आपके छोटे भाई ने x जूल रुपीस मांग लिए, मतलब जितना हीट आपका था उसमें से आपने x जूल हीट को कम किया, तो फाइनल में हम देखेंगे तो आपके पास का एनर्जी कम हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक। समझा नहीं समझा? अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास A है, A को मुझे B में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे लिखा मैंने प्लस x जूल। मतलब आप घर से निकले और आप स्कूल जाने के पहले रास्ते में आपको ऐसा कोई फ्रेंड मिला आपका जिसने आपको पैसे दिए, एनर्जी दिया, हीट दिया, तो क्या होगा? आपका एनर्जी बढ़ जाएगा, और एनर्जी बढ़ गया तो इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। सही है? मैं आपको बता कुछ नहीं रहा था, यही बता रहा था कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है और कौन सा एक्सोथर्मिक। ए जो है बी तक पहुंच गया, रास्ते में कुछ खर्च किया x जूल, तो देखो सोचो फिर बोलो। ए का एनर्जी और बी का एनर्जी, जब ए आप यहाँ से निकल के यहाँ पे गए, जाते जाते आपने x जूल एनर्जी को ट्रांसफर किया। अब इसका साइन कौन सा है? साइन कौन सा है? नेगेटिव। नेगेटिव साइन का मतलब होता है ए और बी में से किसका एनर्जी ज्यादा होगा? ए का, और बी का एनर्जी कम होगा, और बी का एनर्जी कम हुआ, इसका मतलब इस रिएक्शन को बोलेंगे। सॉरी, एक मिनट, ए बी में कन्वर्ट हुआ, साथ में x जूल एनर्जी को देखो यहाँ पे राइट साइड में जो लिखते हैं उसका मतलब वो रिलीज करता है, और जो लेफ्ट साइड में लिखते हैं उसको वो एब्सॉर्ब करता है। अब यहाँ पे मैंने x जूल लिखा, इसको यहाँ लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? -x, और इसीलिए ये वाला रिएक्शन जो रहेगा वो रहेगा एंडो। इसका मतलब A और B में से A का एनर्जी ज्यादा है और B का एनर्जी कम है। B का एनर्जी कितने से कम है? x जूल से। कितने से कम है? x जूल से। तो रिएक्शन देख के आप बता सकते हो कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये एक्सो होना चाहिए या ये एंडो होना चाहिए, वो इनमें से किसी भी एक तरीके से आपको दिखा सकते हैं, और ये पूछ सकते हैं कि ये रिएक्शन एंडो रहेगा कि एक्सो रहेगा। अब मैंने बोला कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया, साथ में यहाँ पे CO2 है प्लस Q, मतलब हीट है, या तो एनर्जी लिख देता हूं मैं। ये कौन सा होना चाहिए? सही है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। इसी रिएक्शन को लिखता हूँ C + O2 = CO2 माइनस एनर्जी, तो ये बन जाएगा। याद कैसे रखना है वो बोलता हूँ, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, रियल में एंडो है कि एक्सो है बाद में पता चलेगा, ठीक है। एक जनरल एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। मैंने लिखा C + O2 = माइनस एनर्जी प्लस CO2, तो ये क्या होना चाहिए? एक्सोथर्मिक। सही है। C + O2 कन्वर्ट प्लस U मतलब प्लस E = CO2 एंडोथर्मिक। C + O2 प्लस एनर्जी गिव CO2 एंडोथर्मिक। C + O2 माइनस E गिव CO2। सही है। तो यही पॉसिबिलिटीज है जिससे आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इनमें से कौन सा रिएक्शन एंडो होगा, कौन सा रिएक्शन एक्सो होगा। नहीं समझा? इट इज 1 मिनट, जल्दी नोट डाउन करो। क्या हुआ? जो राइट साइड में होता है वो हमेशा इमिट होता है, मतलब वो हमको मिलता है। जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं। इसका मतलब है कार्बन ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो CO2 और एनर्जी मिलेगा, प्लस में है, तो माइनस में मतलब वो नहीं मिलेगा हमको, इतना हमको देना होगा। सर पर वो एंडोथर्मिक नहीं होगा सर, क्योंकि प्रोडक्ट्स ज्यादा है तो प्रोडक्ट माइनस इधर ध्यान दो पहले मेरी बात। इफ हम A और B इन दोनों का रिएक्शन करके C और D बनाते हैं, तो जो लेफ्ट साइड में है
इसको हमने ऐड किया और जो राइट साइड में है वो हमको मिला, तो इसको बोलते हैं हमारा इनपुट और इसको बोलेंगे आउटपुट। ठीक है, इनपुट जब प्लस में है इसका मतलब हमने इसको ऐड किया, इनपुट माइनस में इसका मतलब हमको इनको रिमूव किया, आउटपुट पॉजिटिव में है मतलब वो हमको मिला और आउटपुट नेगेटिव में है मतलब वो हमको नहीं मिला। अब मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस बी, तो इनडायरेक्टली a का साइन भी पॉजिटिव है, b का साइन भी पॉजिटिव है, c का साइन भी पॉजिटिव है और d का साइन भी पॉजिटिव है। तो a और b इन दोनों को इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। तो दोनों को मिक्स करेंगे तो CD मिलेगा। मैंने लिखा a माइनस बी इट गिव्स C। इसका मतलब हम a में से b को कम करेंगे तो हमको C मिलेगा, ऐसे है। तो ये इधर मिला है इसलिए देखो ये दोनों क्लियर है। अब यहां से इधर जा रहे हैं तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो एरो के ऊपर क्या लिखा है? माइनस। क्या लिखा है? माइनस। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन है CH3 अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू NH2 और इससे हमने बना लिया CH3 अटैच टू C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे लिखा मैंने H2। इसका मतलब क्या हुआ? तो वही तो बोल रहा हूँ ना, उसमें एनर्जी रिलीज हुआ। सही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या तो लिख सकता हूँ मैं CH3 अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू NH2 अटैच टू CH3CN प्लस H2O। इसका मतलब भी क्या हुआ? वाटर रिलीज हुआ। सही है ना? इसका मतलब ये हुआ वाटर रिलीज हुआ। आप यहाँ पे लिखो या तो यहाँ पे लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों रिएक्शन में वाटर को रिमूव करते हैं और जिस रिएक्शन में वाटर को रिमूव करते हैं उस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का क्वांटिटी कम होना। ठीक है, एंडो और एक्सो। यहाँ पे एनर्जी के हिसाब से बताया, यहाँ पे मैंने वाटर के हिसाब से बताया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O अटैच टू NH2 माइनस H2O इट गिव CH3CN। इट मीन्स H2O को रिमूव कर रहे हैं। सपोज मैं इसको ऐसा लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O अटैच टू NH2 प्लस H2O। इसका मतलब मैं H2O को मिला रहा हूँ, माइनस साइन का मतलब मैं H2O को रिमूव कर रहा हूँ। लिखिए, हो गया? जल्दी लिखो ना, स्लोली लिखोगे तो कैसे होगा फिर? A प्लस B से C मिला, तो आप मुझे बताओ हमने B को ऐड किया कि रिमूव किया? तो B के हिसाब से B को हम ऐड कर रहे हैं, सही ना? हाँ। सेकंड, A माइनस B गिव C। A में से B को माइनस किया तब जाके आपको C मिला। इट मीन्स दैट आप यहाँ पे B को रिमूव करते हो। लेफ्ट साइड में जो होता है वो हमेशा ऐड होता है, इफ उसका साइन पॉजिटिव हुआ तो। इफ उसका साइन नेगेटिव हुआ तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं। सही है। राइट साइड में जो होता है ये हमको मिलता है आउटपुट। इफ उसका साइन पॉजिटिव है इसका मतलब ये आउटपुट मिला है, इसको हमने रिमूव किया है। और इफ उसका साइन नेगेटिव है इसका मतलब हमने इसको ऐड किया है।
समझा? थर्ड, A गिव C माइनस B, ऐड किया मतलब A में C को ऐड किया, D को ऐड किया तब C मिला, जिसको वैसे भी लिख सकते हैं A प्लस D इट गिव C। ओके है, ठीक है? हाँ, इफ मैं लिखता हूं नंबर 5 में A इट गिव C प्लस D, इसका मतलब A से क्या मिला? C प्लस D मिला, मतलब हमारे पास रिएक्टेंट एक ही है और प्रोडक्ट 2 है। सही है, मतलब A से हमको क्या मिला? C प्लस D मिला। इफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ A कन्वर्टेड इनटू माइनस C प्लस D, मतलब A का रिएक्शन C के साथ किया, C को क्या किया? ऐड किया ना, इसका मतलब हम इसको बोलेंगे A प्लस C इट गिव B, ऐसे। ओके, तो राइट साइड में जो होता है वो हमेशा इनपुट होता है और राइट साइड वाले का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब हमने इसको ऐड किया। राइट साइड वाले का साइन नेगेटिव है, इसका मतलब हमने इसको रिमूव किया। ये हमको आउटपुट होता है। इफ उसका साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब वो हमको मिला है, और इफ उसका साइन नेगेटिव है, इसका मतलब वो हमने ऐड किया है, ऐसे। ये ऑन द बेसिस ऑफ ऐड किया कि रिमूव किया, इसके हिसाब से। तो हम देख रहे थे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन है A इज कन्वर्टेड इनटू B और इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है? ठीक है, अब मैं लिखता हूँ 2A इज कन्वर्टेड इनटू 2B, तो इसके लिए डेल्टा HR कितना होगा? इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1 1, तो एक मोल का रिएक्शन करने के लिए X इतना एंथैल्पी चेंज हुआ, तो 2 मोल का चेंज करने के लिए उसका डबल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 2X। इन केस मैं लिखता हूँ 4A इज कन्वर्टेड इनटू 4B, तो ये कितना रहेगा? प्लस 4X। इसका मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदलता है, तो आपका डेल्टा H का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू लिखा था वो किसके हिसाब से लिखा था? 1 और 1 मोल के लिए। यहाँ पे 2 और 2 मोल्स है, मतलब आप मोल्स को चेंज करते हो तो डेल्टा H का वैल्यू भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है? अब मैंने बोला आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप यहाँ से यहाँ पे गए तो एंथैल्पी चेंज कितना हुआ? A से B तक गए तो एंथैल्पी चेंज कितना हुआ? तो इफ आप B से A तक आते हो तो एंथैल्पी चेंज कितना होगा? -X, मतलब रिएक्शन को उल्टा करते हैं तो वैल्यू वही रहेगा, साइन चेंज होगा। तो इफ रिएक्शन B इज कन्वर्टेड इनटू A, so it will be -X। ये जो रिएक्शन है वो 2A इज कन्वर्टेड इनटू 2B, so वैल्यू इज प्लस 2X। उल्टा करते हैं 2B इज कन्वर्टेड इनटू 2A, so it will be -2X। समझे बात को? न्यूमेरिकल्स में ये सब समझना जरूरी है कि रिएक्शन को करना कैसे है, और रिएक्शन को उल्टा करते हैं तो वैल्यू वही होता है, साइन चेंज होता है। ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन पॉजिटिव था तो बैकवर्ड रिएक्शन नेगेटिव होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन नेगेटिव था तो बैकवर्ड रिएक्शन पॉजिटिव होगा। समझा? इन केस मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3B इज कन्वर्टेड इनटू 3A, तो 1B से 1A चाहिए तो -X था, तो 3B से 3A के लिए -3X रहेगा। समझा नहीं समझा? अब मैंने बोला कि यहाँ पे H2 का रिएक्शन हम लोग Br2 के साथ करते हैं, तो हमको मिलना चाहिए 2 मोल्स ऑफ HBr। कितना मिलना चाहिए? 2 मोल्स ऑफ HBr। और इस रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन मानते हैं, तो इस रिएक्शन का डेल्टा HR का वैल्यू है प्लस 2X इन टर्म्स ऑफ जूल।
एंडोथर्मिक रिएक्शन तो साइन पॉजिटिव है। तो 2 moles of H2, sorry 1 mole of H2 react with 1 mole of Br2, it gives 2 moles of HBr। तो ये रिएक्शन होने के टाइम पे एंथैल्पी चेंज कितना हुआ? ध्यान इसलिए देना है, न्यूमेरिकल इसी के हिसाब से आते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन में रिएक्शन उल्टा दिया जाता है, तो टाइम पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस रिएक्शन में हमको क्या करना है, इक्वेशन को चेंज करना है, और इक्वेशन को चेंज करने से वैल्यू में क्या चेंज आता है वो भी पता होना चाहिए। अब ये जो है वो 2 moles ऑफ HBr के लिए है। इनकेस मैं लिखता हूँ H2 प्लस Br2 इट गिव 1 mole ऑफ HBr। तो पहला काम आपको होगा रिएक्शन को बैलेंस करना। राइट साइड में 1 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ और हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ। तो ये जो था एंथैल्पी चेंज वो 1:1:2 के लिए था। कितना था? 1:1:2 के लिए। ये किसके लिए? 0.5:0.5:1। तो यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़े या कम हो गए? डबल हो गए, हाफ हो गया। तो ये इसका जो वैल्यू था उसका भी हाफ करेंगे, तो ये बन जाएगा +x। क्या बन जाएगा? +x। नहीं समझा? इन केस मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 moles ऑफ H2 प्लस लिखता हूँ 2 moles ऑफ Br2 इज कन्वर्टेड इनटू 4 moles ऑफ HBr +4x। तो क्या होगा? लास्ट में क्लोज कर दो। 1:1 रेशो था, तो कितना था? 2x। यहाँ पे 2:2 है, तो उसका डबल। मतलब अब यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया। अब यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय हाफ हुआ था, तो इसलिए आपने वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाय हाफ कर दिया। यहाँ से इधर आ रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल डबल हो गया। तो आप यहाँ से यहाँ पे आओगे तो इसको भी आप मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे, तो ये बन जाएगा +4x। ओके है? चलिए आगे। अब मैं लिखता हूं HBr is converted into half mole of H2 plus half mole of Br2। तो ये इससे मैच हो रहा है, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। फर्क क्या है? ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड। मतलब इसको फॉरवर्ड मानते हैं तो ये बैकवर्ड होना चाहिए। इसके लिए वैल्यू कितना था? +x, तो इसके लिए समझा नहीं समझा? अब सिंपल एग्जांपल, हमको डेल्टा x फाइंड करना है। मैंने बोला हम A से C तक जाना है, हमको A से C तक जाना है। तो A से C तक जाना है तो पहले हम A से B तक जाएंगे और B से C तक जाएंगे। ये हमारा रास्ता है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये। तो ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है। लेकिन जाने के टाइम पे हम कहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर के लिए? अब मैंने पूछा A से B तक जाने के लिए जो एंथैल्पी चेंज हुआ वो है +x। कितना है? +x। और B से C तक जाने के लिए जो एंथैल्पी चेंज हुआ वो है +1। तो आप मुझे बताओ A से C तक जाने के लिए कितना एंथैल्पी चेंज हुआ? x+1। क्या होगा? x+1। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो 1 स्टेप में पॉसिबल नहीं था, तो वो कितने स्टेप में होगा? 2 स्टेप में। सही है? इन केस मैं आपको बोलता हूँ A से B के लिए +x है, लेकिन B से C के लिए -y है। तो क्या होगा? x - y। समझा नहीं समझा? ठीक है? तो हमको ये भी देखना होगा कि हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। ये भी देखना होगा कि हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। अब मैंने बोला आपको A से C तक जाना है, तो इसके लिए कितना एंथैल्पी चेंज है वो फाइंड करना है। इसके लिए A से C के लिए क्वेश्चन में दिया है कि A से B जा रहे हो, तो इसके लिए आ रहा है 3x जूल। कितना आ रहा है? 3x जूल। और फिर आप C से B जाते हो तो इसके लिए आ रहा है 8 जूल, 8x जूल। सही है? हो गया? अब देखो इसमें लिखा है कि A से पहले B मिला, इसने बोला है कि C से हमको B मिला,
लेकिन हमको जाना कहाँ से है, ए से सी तक। इसका मतलब हमारे काम का कौन नहीं है, बी हमारे काम का नहीं है, तो फाइनल रिएक्शन में बी नहीं आना चाहिए। तो हमको एक ऐसा रिएक्शन बनाना है, कौन सा, जिसमें रिएक्टेंट होगा ए और प्रोडक्ट होगा सी। अब इस रिएक्शन को हम देखते हैं, तो ए है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट साइड में। तो हम यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे ए इज कन्वर्टेड इनटू बी। तो यहाँ पे जो रिएक्शन था उसको हमने एज इट इज यूज किया, तो ये बन जाएगा 3H2+। ठीक है, इस रिएक्शन में सी रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। हमारे लिए सी जो रहेगा वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, B इज कन्वर्टेड इनटू C, तो ये बन जाएगा -H2। समझ में आ रहा है कि वैसा किया। हाँ, अब जैसे हमने इसमें देखा था रेडॉक्स रिएक्शन में, लास्ट वाला जो टॉपिक था रिएक्शन को बैलेंस करने वाला, तो मैं आपको बोलता था लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और राइट साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए, और जब सेम क्वांटिटी दोनों साइड में होती है तो उसको कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे भी B प्रेजेंट है, यहाँ पे भी B प्रेजेंट है, तो ये दोनों के दोनों B क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो फाइनली हमको लेफ्ट साइड में क्या मिला, राइट साइड में क्या मिला, C, और वही हमको चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो डेटा था वो थोड़ा सा उल्टा दिया था, तो आपका पहला काम है कुछ डेटा को आप सीधा करके लिखो, सही है। तो अब हम देखेंगे +3 -8 -5H2, समझा। तो ये दो आपको गिवन रिएक्शन थे, ये दोनों के दोनों आपके गिवन रिएक्शन थे, लेकिन आपको जो पूछा था वो इसके लिए पूछा था। तो इनमें से जो अननोन है, अननोन को आपको निकालना है, तो अननोन को आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। इसके प्रकार इस हिसाब से और क्वेश्चन देखेंगे तो ये बात जो रहेगी वो आगे जाके क्लियर हो जाएगी। इतना नोट डाउन करना, बंद करो।